are going to learn about the factors that affects capital structure. So what is capital structure? Capital structure is the composition or makeup of the amount of long term funds. ठीक, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है कि हमारे कंपनी में जो लॉन्ग टर्म फंड्स यूज़ हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं और कितना कितना अमाउंट कौन सी जगह से आया है, कौन से सोर्स से कितना अमाउंट आया है, ये हम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? दैट व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज मेक आर लॉन्ग टर्म फंड्स, मेक आर टोटल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स and the proportionate amounts of these type of securities. तो हम लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या पढ़ते हैं कि हम कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ से अपना लॉन्ग टर्म फंड अरेंज कर रहे हैं और ये जितनी भी सिक्योरिटीज़ से अरेंज कर रहे हैं वहाँ से कितना कितना अमाउंट आ रहा है. ठीक, तो लॉन्ग टर्म फंड्स के कॉम्पोजिशन के बारे में हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं. अब कैपिटल स्ट्रक्चर के टू पार्ट्स हैं, मीन्स लॉन्ग टर्म फंड्स. कैपिटल स्ट्रक्चर के टू पार्ट्स नहीं, लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ से अरेंज हो सकते हैं? दो तरह से अरेंज हो सकते हैं. फर्स्ट, इन्हें ओनर्स प्रोवाइड करते हैं और सेकेंडली हम इन्हें बोरो कर सकते हैं. तो दो जगह से हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज हो सकते हैं, ओनर्स से और बोरोवर्स से. ओनर्स कैसे देते हैं? ओनर्स से हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल एंड सेकेंडली इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक, ओनर्स के पास ओनर्स से कैसे पैसे निकल सकता है? शेयर कैपिटल, जो जितने भी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स भी होते हैं कंपनी के. ठीक, तो शेयर कैपिटल के थ्रू ओनर्स पैसा देते हैं. और रिटेन्ड अर्निंग मतलब कि जो अर्निंग हमारे जो प्रॉफिट हो रहा है हमारी कंपनी को, वो अर्निंग्स दोबारा वो प्रॉफिट जब कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट होते हैं, दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स. तो बोरोड फंड्स कौन से फंड्स इंक्लूड करते हैं? बोरोड फंड्स इंक्लूड्स फंड्स रेज थ्रू डिबेंचर्स और रेज थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स. तो डिबेंचर्स के थ्रू जो पैसा रेज होता है वो हमारा बोरोड लॉन्ग टर्म फंड होता है और लॉन्ग टर्म लोन्स के थ्रू जो रेज होता है वो भी हमारा बोरोड लॉन्ग टर्म फंड होता है. डिबेंचर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे. So the first factor that affects our capital structure is trading on equity. Trading on equity अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Trading on equity क्या है? Trading on equity is when a company uses borrowed funds along with the equity shares in the regular conduct of the business. ठीक, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? जब एक कंपनी अपने रेगुलर कंडक्ट में, रेगुलर यूज़ में, कैपिटल के रेगुलर यूज़ में बोरोड फंड्स भी यूज़ करती है, मीन्स डिबेंचर्स और लोन्स का यूज़ करती है, अलॉन्ग विथ इक्विटी शेयर्स का भी यूज़ करती है. बोरोड फंड्स में आगे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, लोन आ जाते हैं. और अलॉन्ग विथ इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स. तो जब हमारी कंपनी बोरोड फंड्स भी यूज़ करती है और इक्विटी शेयर्स भी साथ में यूज़ करती है, देन दैट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम दो और नाम से जानते हैं, दैट इज़ फिनेंशियल लेवरेज एंड सेकेंड इज़ कैपिटल गियरिंग. ठीक, फर्स्ट इज़ फिनेंशियल लेवरेज एंड सेकेंड इज़ कैपिटल गियरिंग. अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के टू पार्ट्स होते हैं. ठीक, पहला पार्ट कौन सा है? हाई गियरिंग. कैपिटल गियरिंग से आया है हाई गियरिंग. उसी को और क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी. ठीक, सेकेंड पार्ट है लो गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी. ठीक, तो जैसे ये नाम सजेस्ट हो रहे हैं दैट ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी मीन्स इक्विटी कम है. ठीक, यहाँ पे हाई मतलब हाई डेट, मतलब कि हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स में डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, बोरोड फंड्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा है और हमारे इक्विटी शेयर्स का प्रोपोर्शन कम है. तब हम कहेंगे ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी. जब कंपनी डेट पे ज़्यादा डिपेंड होगी, बोरोड फंड्स ज़्यादा यूज़ कर रही है और इक्विटी शेयर्स का यूज़ कम कर रही है, दैट इज़ हाई गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी. जब कंपनी
डेट का यूज़ कम कर रही है, बोरोड फंड्स का यूज़ कम कर रही है और इक्विटी शेयर्स का यूज़ ज़्यादा कर रही है, देन दैट इज़ ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी और लो gearing. Low gearing means low debt, high equity, and high gearing means high debt and low equity. Thin equity means less equity and thick equity means more equity. ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक फैक्टर क्यों है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक फैक्टर है क्योंकि जब हमारे डेट और इक्विटी शेयर्स का प्रॉपर प्रोपोर्शन ऐसे होगा कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अपने मैक्सिमम में होगा. मीन्स व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज सच दैट इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेयर द कैपिटल स्ट्रक्चर में बी कॉल्ड ऑप्टिमम. ठीक, अब समझ में आया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैसे अफेक्ट करता है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऐसे अफेक्ट करता है कि जब हमारे बोरोड फंड्स ऐसे बोरो किए जाएं, उतने अमाउंट में बोरो किए जाएं अलॉन्ग विथ इक्विटी कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम होगा. तो हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में यही डिसाइड करते हैं कि हम बोरोड फंड से कितना अमाउंट लेंगे और इक्विटी शेयर से कितना अमाउंट रेज करेंगे. ठीक, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिपेंड करता है कि हमारे बोरोड फंड्स में इंटरेस्ट कितना है, हमें बोरोड फंड्स में इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, तो इस पे डिपेंड करता है. अगर बोरोड फंड्स हमारी अर्निंग्स से ज़्यादा हमें बोरोड फंड्स में इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिज़ायरेबल नहीं होगी. और अगर हमारे इनकम से, हमारी अर्निंग से कम हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है बोरोड फंड्स में, मतलब डिबेंचर्स होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिज़ायरेबल होगी. तो ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एंड द कंपनीज अर्निंग आर स्टेबल एंड रेगुलर टू पे एट लीस्ट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. प्रेफरेंस में क्या होता है? प्रेफरेंस में हमारा कंपल्शन नहीं होता कि हमें देना ही देना है. अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे. लेकिन जब हम डिबेंचर्स के थ्रू बोरो करते हैं तो हमें ये रखना पड़ता है कि हमें ये एश्योर करना पड़ता है कि हमारी कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल है और रेगुलर है, ताकि हम कम से कम डिबेंचर्स होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट दे सकें. ठीक, और एक चीज़, देयर आर सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स टू ऑफर एज सिक्योरिटी टू द लेंडर्स. जो लेंडर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं और जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सिक्योरिटी रखते हैं अपने पास. तो हमें ये भी एश्योर करना पड़ता है कि हमारे पास उतनी सिक्योरिटी हो कि हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को वो एसेट एज अ सिक्योरिटी दे सकें. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बोरोड फंड्स कितने होंगे, मतलब बोरोड फंड्स का प्रोपोर्शन और इक्विटी शेयर्स का प्रोपोर्शन कैसा होगा, कितना होगा हमारे टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स में. कैपिटल स्ट्रक्चर भी वही है कि हम जिसमें प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी करते हैं और हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में ये प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं और ऐसे डिसाइड करते हैं कि हमारे बोरोड फंड्स का इंटरेस्ट रेट कम हो एज़ कम्पेयर टू आवर अर्निंग्स, और हमारे बोरोड फंड्स की वजह से हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बढ़िया अर्निंग मिले. नाउ फ्यू मोर फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर. सो द सेकेंड फैक्टर इज एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल. ठीक, सेकेंड फैक्टर क्या है कि हमारे प्रमोटर्स कितना कंट्रोल रखना चाहते हैं फर्म में, वो भी अफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को. ठीक, तो अगर प्रमोटर्स हमारे जो हैं वो कंट्रोल रिटेन करना चाहते हैं, मतलब कि कंपनी का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा फंड्स रेज करेंगे डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके. क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स बन जाते हैं कंपनी के, उनको कंट्रोल भी मिलता है कंपनी का, साथ ही साथ वो पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे, साथ ही वो ओनर्स भी बन जाते हैं, उनको कंट्रोल भी मिलता है, वोटिंग राइट्स भी मिलती हैं. तो प्रोमोटर्स के लिए ये एक
नुकसान हो जाता है। इसलिए प्रोमोटर्स जो कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं कंपनी का, यूजुअली प्रेफर करते हैं कि वो डिबेंचर्स से और प्रेफरेंस शेयर से अपनी कंपनी का लॉन्ग टर्म फंड रेज करें। तो कंट्रोल पे प्रोमोटर्स हमारे कंट्रोल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, इस पर भी डिपेंड करता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ थर्ड इज़ नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हर एक कंपनी में होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि जब चाहे वो कैपिटल, उसके पास पैसा है, जब चाहे वो पैसा वापस से उनको दे सके और जब चाहे उनसे ले सके। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, क्योंकि इक्विटी शेयर्स से एक बार पैसा आ गया तो वो हमारी कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। तो जब हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जा रहा है तो हम वो पैसा वापस नहीं कर सकते इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक। और डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जब हमारी कंपनी के पास उस पैसे की अब नीड नहीं है, हमारे पास पैसा देने के लिए है, तो हम इन डिबेंचर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देके इन्हें अपनी कंपनी से हटा सकते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हर कंपनी को नीड होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, जिस तरह से नीड है उस तरह वो रेज करते हैं। ये अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। इक्विटी शेयर्स हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलेगी, और डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। फोर्थ इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस कैसा है? अगर हमारे बिजनेस में रेगुलरली हमको अर्निंग्स मिल रही हैं, रेगुलरली एक पर्टिकुलर अमाउंट की अर्निंग्स मिल रही हैं तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि हम डेट से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करें। मींस कि हमारा कैपिटल डेट से रेज हो, क्योंकि डेट पे हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। हमारे पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक। तो अगर हमारे पास रेगुलर अर्निंग्स होंगी तभी हम फिक्स्ड इंटरेस्ट दे पाएंगे डेट होल्डर्स को, डिबेंचर्स होल्डर्स को। और अगर हमारी कंपनी में वाइड फ्लक्चुएशंस होती रहती है, हमारी अर्निंग्स कभी होती हैं कभी नहीं होती, कभी कम होती हैं कभी ज़्यादा होती हैं, तो हम प्रेफर करते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अपना कैपिटल रेज करना। क्योंकि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स में हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम उनको डिविडेंड दें। अगर हमारे पास पैसा है तो हम डिविडेंड देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तो जब हमारी अर्निंग्स होंगी तब हम देंगे, नहीं है अर्निंग्स तो नहीं देंगे। और जिनके पास रेगुलर अर्निंग्स होती हैं वो डेट पे डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि डेट पे हमें हर ईयर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे हमारी अर्निंग्स हो और चाहे ना हो। एंड फिफ्थ इज़ कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, तो हर कंपनी क्या डिज़ायर करती है कि हमें पैसा मिल जाए और कम से कम पैसे में रीज़नेबल कॉस्ट में हमें कैपिटल मिल जाए। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंड किस पे करती है? प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, और एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इनमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, इनको रेज में जो इशू एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस ये सब भी अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को। तो शेयर्स रेज करने में हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं शेयर्स इशू करने में, और डेट इशू करने में हमें शेयर्स से कम पैसा देना पड़ता है, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी अफेक्ट करती है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, और शेयर्स इशू करने में हमें ज़्यादा एक्सपेंस होता है, और डेट इशू करने में डिबेंचर्स इशू करने में हमें कम पैसे में डिबेंचर्स इशू हो जाते हैं। Now the last 5 factors that affect our capital structure are period and purpose of financing. Period मतलब कि हम कितने टाइम के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग हमारा कैपिटल रेज करने के पीछे, हमारा अमाउंट लेने के पीछे क्या पर्पस है, क्या एम है। तो अगर हम परमानेंट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रेज कर रहे हैं तो हमें कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ इशू करनी चाहिए? हमें इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए। क्योंकि इक्विटी शेयर्स परमानेंट रहते हैं हमारे बिज़नेस में। इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो हमने पैसा रेज़ किया है वो हम तब तक वापस नहीं कर सकते जब तक हम अपनी कंपनी
क्लोज़ नहीं करते, शट डाउन नहीं करते। और अगर हमें मीडियम टर्म के लिए कुछ एक पर्टिकुलर काम के लिए अमाउंट चाहिए तो हम किस पे डिपेंड हो सकते हैं, डिबेंचर्स पे और प्रेफरेंस शेयर्स में। क्यों? क्योंकि इनमें जब हम चाहें तब इनके पैसे वापस कर सकते हैं। एंड पर्पस ऑफ फिनेंसिंग, अगर हमें एक्सपेंशन, प्रोग्राम के एक्सपेंशन के लिए चाहिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए, तो एक्सपेंशन हम एक लेवल तक करेंगे तो, और एक्सपेंशन करने से कैपेसिटी एक्सपैंड होगी जिससे अर्निंग भी बढ़ेगी। तो एक्सपेंशन प्रोग्राम्स के लिए भी हम डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कैपिटल मार्केट कंडीशंस। कैपिटल मार्केट कंडीशन कैसी हैं, वो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। तो जब बूम पीरियड होता है, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है, जब मार्केट में पैसा होता है, तो क्या करते हैं, तो लोग रिस्क लेने के लिए ज़्यादा रेडी होते हैं। तब क्या होता है, तब इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं लोग। और बेयरिश मार्केट जब होती है, जब मार्केट डाउन होती है, लोगों के पास पैसा कम होता है, तो वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। तो तब लोग इन्वेस्ट किस में करना चाहते हैं, डिबेंचर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में, क्योंकि ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इनमें उनको प्रेफरेंस भी नहीं ज़्यादा सेफ़ होता, लेकिन डिबेंचर्स तो बिल्कुल सेफ़ होता है, क्योंकि इस पर हर ईयर इनको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। तो बूम पीरियड में इक्विटी से हम इशू रेस कर सकते हैं और बेयरिश पीरियड में हम डिबेंचर्स के थ्रू रेस कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, नाइन्थ इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो गवर्नमेंट और स्टेट्स रेगुलेशंस लगाती हैं रिगार्डिंग इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ पे, उन पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। ऐसे जैसे कि बैंकिंग कंपनीज़ हो गई हमारी, तो बैंकिंग कंपनीज़ में क्या है कि वो इक्विटी शेयर्स के अलावा किसी और टाइप ऑफ सिक्योरिटी से अपना पैसा रेज नहीं कर सकती। तो ये सारे रेगुलेशंस हमको बिफोर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये सारे रेगुलेशंस चेक करने पड़ते हैं, सारे नॉर्म्स चेक करने पड़ते हैं कि हमारे ऊपर भी तो कुछ ऐसा रेगुलेशन नहीं है रिगार्डिंग इशू ऑफ दिस सच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक। नाइन्थ इज नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की नीड्स कैसी हैं, हमारे इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं। अगर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स हैं, मींस कि वो रिस्क टेकिंग है और अपना वोटिंग राइट चाहते हैं कंपनी में, तो हम उनको कैसे ल्योर कर सकते हैं, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं और रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स होंगे तो इक्विटी शेयर्स में रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। और कॉशियस इन्वेस्टर्स को कैसे ल्योर कर सकते हैं, कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, बाय इशूइंग डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में कॉशियस इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सेव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको कोई वोटिंग राइट वगैरह ना मिले, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता रहे, तो ये डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ 10th फैक्टर इज एंड लास्ट फैक्टर इज कैश फ्लो पोजीशन। हमारी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। कैश फ्लो डजंट मीन कि हमारी अर्निंग कितनी हो रही है, ये इससे मतलब है कि हम एट द एंड ऑफ ईयर जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तो हमारा जो कैश इनफ्लो है वो कैसा है। जब हम पेमेंट के टाइम में एट द एंड ऑफ ईयर जब हमें पेमेंट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, उस टाइम पे हमारी कंपनी के पास कैश है या नहीं है। और अगर कैश है, गुड पोजीशन है, तो हम डिवेंचर्स के थ्रू इशू कर सकते हैं, क्योंकि डिवेंचर्स में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो गुड पोजीशन है, गुड कैश इनफ्लो आ रहा है, हमारे पास कैश है उस टाइम पे जब हमें देना पड़ता है, तो हम डिवेंचर्स पे डिपेंड कर सकते हैं। और बैड पोजीशन है, हमारे कैश देने के टाइम पे, ये इंटरेस्ट और डिविडेंड्स देने के टाइम पे अगर हमारे पास कैश नहीं है तो हम डिवेंचर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डिवेंचर्स में देना ही होता है। और हम इक्विटी में डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में हमें ज़रूरी नहीं है कि हम दें, अगर है तो देंगे। तो अगर बैड पोजीशन है तो हम नहीं देंगे इक्विटी में, लेकिन अगर बैड पोजीशन हुई तो भी हमें डिवेंचर्स होल्डर्स को देना पड़ता है। इसलिए जब हमारी पोजीशन, कैश फ्लो की पोजीशन गुड हो, तभी हमें डिवेंचर्स के थ्रू इशू करने चाहिए, और अगर बैड हो तो हमें इक्विटी शेयर्स पे डिपेंड रहना चाहिए। नाउ वी कंप्लीटेड दी
topic factors affecting capital structure.